नमस्कार, जय श्री राम। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से मेजर जनरल राजीव नारायणन सर और आज मैं इज़राइल-ईरान पर कब जाऊँगा। मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शकों के लिए सर से हम बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पे कि क्या नरेंद्र मोदी भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट करने में लगे हुए हैं? कांग्रेसी चमचे हीरा मंडी के पत्रकार तो पूछ रहे थे कि भाई ये साइप्रस क्यों जाना, इतना छोटा देश दिल्ली से नीचे। लेकिन लग रहा है जिस प्रकार से चीजें बदल रही हैं, जिस प्रकार से ईयू में बदलाव हो रहा है और भारत की फॉरेन पॉलिसी एकदम से एक शिफ्ट ले रही है, ऐसा लग तो रहा है कि नरेंद्र मोदी भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं और उसमें भारत का एक अलग हिस्सा चाहते हैं। तो स्वागत करते हैं मेजर साहब का। सर प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार। देखो, यस, अभी तक तो ये कहा कहते थे कि भाई हम फलक्रम होंगे, धरा होंगे जिसके इर्द-गिर्द कुछ बनेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि आप फोकस हो, आप हब हो, जो नया वर्ल्ड ऑर्डर में आपका अहम किरदार रहेगा और ये उभर के आ रहा है। अभी जिस तरह से ऑप राइजिंग लाइन हुआ था उससे क्लियर है कि ऑप सिंदूर का पॉज था इजराइल को मौका देने के लिए कि ईरान को ठोके। ठीक है। और आपने बोला कि हम तैनात हैं लेकिन अभी के लिए एक टेम्पररी पॉज लेते हैं, तो पाकिस्तान भी हिला हुआ है अभी, क्योंकि एक तरह से मिडिल ईस्ट में ये दो जो रेडिकल कंट्रीज हैं उनके न्यूक्लियर एम्बिशन को अगले 10-20-30 साल का बहुत बड़ा झटका लग गया है। अब आप देख लो कि भाई हीरा मंडी पे पाकिस्तान तो बिकी थी कि मैं चीन, ईरान और भारत के लिए आपके लिए काम करूंगी। ईरान तो गया, चीन तो टूटने, पता नहीं क्या होने वाला है चीन में कि अगला लीडर कौन आने वाला है। बातचीत शुरू हो चुकी है कि भाई वो तो इन्हें जैसे यूएस प्रेसिडेंट को कहते हैं ना लेम डक प्रेसिडेंट, जब आखिरी साल के अंदर प्राइमरी शुरू होता है, तो ये भी लेम डक लीडर है, इसकी चलती नहीं है। छांग यूजिया बहुत तगड़ा निकल के आया, 3 नाम उभर के आ रहे हैं, अब पता नहीं क्या किस ऊंट किस करवट बैठता है हमें पता नहीं। कि एक पुराना है वांग यांग, उसको वापस लाया जा रहा है। हुनचुनवा जो नॉमिनेटेड था कि प्राइम मिनिस्टर प्रीमियर बनना था, जिसको पोलिट ब्यूरो से निकाल के सेंट्रल कमेटी में डाल दिया था और ली चांग को लेके आए थे, वो प्रीमियर बनने वाला है। और वांग यांग जो है, छांग यूजिया जो है, वो फौज को कंट्रोल करेगा। वांग यांग तीनों चाहता था, लेकिन वेंचियापाव और हु जिनटाओ दोनों जनरल सेक्रेटरी और प्रीमियर रहे हैं, और हु जिनटाओ को तो पता है क्योंकि पीएलए उसके कंट्रोल में कभी था ही नहीं, चैंग जेमिन के कंट्रोल में था, चेयरमैन बन चुका था, लेकिन जो जनरल्स थे वो चैंग जेमिन के थे। तो एक शी जिनपिंग ने शुरू किया था नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सब कुछ को एक के नीचे लाने के लिए, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी। तो आई थिंक उस तरह का बना के आजकल बातचीत दोबारा हो रही है टंग शाओपिंग की कलेक्टिव लीडरशिप, तो फौज की भी एक कलेक्टिव लीडरशिप वहां पे करेंगे। तो अब चाइना तो अपने धुन में घुसा हुआ है और यूएस को उससे भी मतलब नहीं है, तो पाकिस्तान का जो रेट है वो तो रेट कार्ड में बिल्कुल कम हो गया है। तो सर एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। ये जो बड़ी डेवलपमेंट हुई सर, ये पीएम मोदी और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो टेलीफोनिक वार्ता हुई, इसमें उन्होंने कह दिया कि भारत की मोदी जी ने तो खुल के उसके सामने आके बोलना था कि किस बेसिस पे आपने कहा कि भाई ट्रेड वगैरह मैं कर रहा था, हमसे तो हमारी तो बातचीत ही नहीं हुई आपके साथ कोई ट्रेड के साथ, और आपके वो तो आए थे इस चीजों पे बात करके गए, ट्रेड की तो बात ही नहीं की, तो दुनिया को कहां ढिंडोरा पीट रहे हो आप। और दूसरा वो पूछने वाला था कि पाकिस्तान के साथ क्यों खड़े हो, सबको पता है कि वो टेररिस्तान है, तो आपने कैसे हाथ पकड़ लिया, और आपका सेंट्रल कमांड का जनरल कैसे बोल रहा है कि बड़ा अच्छा दोस्त है। मतलब क्या कर रहे हो आप, दुम दबा के भागा है, बिल्कुल डर गया है, क्योंकि उसकी तो लिपापोती हो जाती वहां पे, पूरी फजीयत होती। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो भी चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। कनाडा का तो मालूम है
आप देख लो, यूएसए में इसका मीम चलता है टैको, इसको एक चिकन का रूप देता है, दैट ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। तो इसको चिकन के ड्रेस में लिखा के TACO लिखा रहता है। वही हुआ ना कनाडा। आप अभी तक पूरा चीखते रहे कनाडा इज 51st स्टेट, 51st स्टेट, 51st स्टेट। लैंड करते हो यूएस और कनाडा फ्लैग का टाइप पिन, लेपल पिन लेके। तो बोल क्या रहा है तू? उसी पे तो अड़ा रहे। तो इसीलिए मेरी जो सोच है वो थोड़ी विपरीत है लोगों से, कि जो क्राउन काउंसिल और कमिटी है ना, उन्होंने ट्रम्प को छोड़ रखा है कि तू बेटा फ्रंट पे रहे, टैरिफ टैरिफ, ट्रेड वॉर, ट्रीटी ये करता रहे, जो असली काम करने वाले वो पीछे करेंगे। और वो कर रहे मोदी जी और नेतन्याहू। क्योंकि जॉर्ज सोरोस का ताकत कहां से आता था? चीन और इस्लामिस्ट से। बिल्कुल। चीन अपना उलझा हुआ है, उसे अता पता नहीं पता क्या करने वाले। कम्युनिस्ट पार्टी बदलाव ला रही है, लेकिन सड़क पे लोग निकले हुए हैं कि हमें कम्युनिस्ट पार्टी नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए। तो अभी चीन तो वहां उलझा हुआ है, उसकी इकोनॉमी तो टैंक कर गई है। आपने इन दोनों को सॉर्ट आउट कर रखा है, ईरान और पाकिस्तान को अच्छी तरह से सॉर्ट आउट कर रखा है। और अब वो पुश करेंगे, भारत पुश करेगा यूरोप के साथ यूएस को हटा के आईमेक के लिए। तो अभी आप देख लो, उर्सुला वैंडरलेन ने तो वहां पे जाके सबसे पहले बोल दिया है कि हमारा प्राइम थ्रेट चाइना है, हमारा प्राइम थ्रेट चाइना। बिल्कुल, मतलब आपसे हाथ मिला रहे हैं सीधे, खुला बोल दिया। हाँ, खुला बोल दिया, राइट। तो चीन जो सोच रहा था कि मैं इनके बीच में फूट डालूंगा, EU और US के बीच में, उसने ये नहीं सोचा था कि EU और भारत की गठबंदी हो जाएगी, गठबंधन बन जाएगा। वो तो ये सोचा ही नहीं था। अच्छा, एक हमारे प्रेस वाले ने लिया नहीं है, नजरों से नीचे दब गया है। भारत ने 12-13 साल पहले जापान के साथ साइन किया था, जो हम इनको अपना रेयर अर्थ भेजते थे, हम थोड़ा निकालते थे पर जापान जाता था, न्योडिमिनियम और ये सारे भेजते थे, रद्द कर दिया कि ये हमारे लिए चाहिए, आपका बाद में देखेंगे। क्यों? क्योंकि चीन का दबाव आ रहा है अभी। तो भारत ने ये डिसाइड किया कि मेरे धरती पे जो रेयर अर्थ हम माइन कर रहे हैं वो मैं यूज करूंगा, बाहर क्यों दूं? तो जो पुराना काल का चला आ रहा था उन्होंने उसको बंद कर दिया। ये नजरों से हट गया है लोगों का। अभी जिस तरह से चल रहा है, आप देखो जर्मनी का राइन मेटल, 1000 एकड़ जमीन रत्नागिरी में आपके लिए 155 बना रहा है। वो आपके लिए भी बनेगा, रिलायंस के साथ बना रहा है अंबानी, अपने अनिल अंबानी का, आपके लिए भी बनाएगा, उनके लिए भी बनेगा। फ्रांस ने आपसे 1 लाख हैंड हेल्ड एंटी टैंक वेपन्स मांगे हैं जी, राइट। ब्रिटेन भी आपके साथ खड़े होने को तैयार है। तो मतलब एक यूरोप में शिफ्ट आ रहा है कि ट्रांस अटलांटिक खत्म करके ट्रांस इंडो पैसिफिक की तरफ आने की तरफ, इंडियन ओशन की तरफ आने की तरफ। अगर इस तरफ आता है तो भारत के बगैर वो काम नहीं कर सकता। अनफॉर्चुनेटली ये सेंट्रल कमांड कमांडर को समझ नहीं आया इनके यूनिफाइड, कि अगर आप इंडो पैसिफिक में हो, पाकिस्तान नहीं, भारत है आपके साथ, भारत के बगैर आप कर नहीं सकते, आप जी नहीं सकते भारत के बगैर यहाँ पे। क्योंकि हमारी नेवी ने भी जलवा दिखा रखा है पिछले 3 साल से कि जो सोमाली पायरेट्स थे वो आपसे डरते हैं, आपके नेवी से डरते हैं, आपके मार्कोस से डरते हैं। और यूएस के पेपर्स लिख रहे हैं कि ये यूएस की टास्क फोर्स बना रखी है हूतियों के लिए। ना तो हूती पे कब्जा हुआ है, ना सोमालियों पे। भारत के नेवी ने, नौसेना ने बंद किया है, 300 से 400 शिप्स को बचाया है जी। तो ये दबदबा लोगों को तो समझ में आ जाता है कि यार इंडियन ओशन में अगर कुछ काम करना है तो भारत के बगैर हम कर नहीं सकते। अभी कई लोग सोचते हैं कि ये यूनुस मियां उसको सेंट मार्टिन आइलैंड दे देंगे। जब मैं स्टाफ कोर्स कर रहा था बांग्लादेश में, तो नेवल एक्सरसाइज में हम सेंट मार्टिन आइलैंड गए हैं।
पिद्दू सा आइलैंड है, 24 मिनट में एक एंड से दूसरे एंड जाके आप वापस आ जाओगे पैदल। अच्छा, केवल जो नदर्न पोर्शन है एक जगह ही है जहां थोड़ा कुछ आप बना सकते हो, जो कुछ बनाना है। लिसनिंग पोस्ट हुआ करता था चीन का, उसका फोटो भी लेके हमने भेजा था रॉ को और सबको। केवल एक लिसनिंग पोस्ट बना सकते हो। अगर वो सोच रहे हैं कि ओए पाक की यूएस की नेवी यहाँ आ जाएगी, नेवी लगाने के लिए कोई जगह नहीं है वहां पे। पत्थर है, थोड़ा सा जगह है, दैट्स इट। बाद में साइड में कोरल रीफ्स है पानी के नीचे, वो दिखता है। हम भी जब गए थे शिप 5 नॉटिकल माइल दूर था और लो फ्लैट बोट पे फिर हमको लेके आए थे आइलैंड पे, ताकि कोरल रीफ को छू ना सके। तो कुछ नहीं है वो। तो है अभी कुछ नहीं, तमाशा ढेर सारा। हाँ, अब ये है कि नेटो तकरीबन टूटने के कगार पे आ रहा है। क्यों? अगर ये था जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला जिसके नीचे वेस्टर्न यूरोप डेवलप हुआ। एंगेला मर्केल ने भी पहले कहा था ट्रंप को कि अगर मैंने 2 से 5% बढ़ाना है अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर, तो तुम किस खेत की मूली हो, तुम क्यों हो यहां पे, मैं तुम्हारे नीचे क्यों लड़ूं, मैं तो ईयू के झंडे के नीचे लड़ूंगी यार। तुम कौन हो जो आके मुझे बोल रहे हो? तो ये लग रहा है अभी लोगों को कि जिस तरह से अभी तो उसने अपने रिसोर्सेस निकाल दिए फ्रॉम यूरोकॉम, 2 जगह निकाले हैं। पहले इसने इंडोपैकॉम की तरफ भेजा, राइट, ओकिनावा ग्वाम वहां पे बढ़ाया। अब निकाल के ये सेंटकॉम में भेज रखा है कि ईरान को सॉर्ट आउट करना है। तो मतलब यूरोपियन यूनियन और यूरोप तो रह गए अभी नंगे। अगर नेटो टूटता है और यूरोपियन यूनियन भारत की तरफ जिस तरह से नए वर्ल्ड ऑर्डर में आप बता रहे हैं और जो दिख रहा है अब शिफ्ट होता है, तो झटका तो फिर यूएस को भी है गुरुजी। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। जब ही लोग तड़प रहे हैं यूएस में कि ये अच्छा, वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ट्रंप ने अपने तरफ से पुश कर दिया था कि क्राउन काउंसिल का होल्ड जो है वो यूरोप पे। वो चाहता था कि वो यूएस आ जाए। जो पुराने रजवाड़े हैं वो अपना कंट्रोल छोड़ देंगे ऐसे, उसको भी दिखा देंगे बेटा तू कल का बेटा है, जब तू बना था तब तो हम संसार पे राज किया करते थे, उस तरह की राज तू नहीं कर पाया है, तुमको आता नहीं है जिस तरह की राज हम करे थे, राइट। सही बात तो है। उसमें वो चाहेंगे। अभी क्या है उनका प्रॉब्लम? उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, उनके पास काबिलियत नहीं है इंडस्ट्रीज को खड़ा करने के लिए। जैसे फ्रांस सोच रहा है कि मैं पुराने अपने ऑटो इंडस्ट्रीज को दोबारा शुरू करूं। वो लड़ाई के समय आपने किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय, उसके बाद से आप गाड़ियां बना रहे हैं, तो आपके पास वो प्लांट और वो स्पेशल मशीन टूल्स वगैरह चलाने के लिए बंदे नहीं है। डिजाइन आप बना दोगे, लेकिन फ्लोर पे बंदा कौन है? फ्लोर पे बंदा यहाँ है। तो आना तो भारत में। आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आ जाएं, यहाँ बनाएं, आप भी लें और हमको भी दें। ये है जो आम निकल के आ रहा है। ओवरनाइट तो होगा नहीं, 5, 6, 7 साल। इसीलिए मैं हर बार कहता हूं कि ट्रंप नहीं, ट्रंप के बाद कौन और उसके बाद कौन, क्योंकि ट्रंप के तो अभी बस 1-2 साल बचे हुए हैं, उसके बाद तो फिर प्राइमरीज वगैरह शुरू हो जाएगा, तो क्या कुछ नहीं होगा। और ये भी देख लेते हैं कि अभी 2026 की इलेक्शंस हो रही है मिड टर्म, उसमें उसके पास कांग्रेस का कंट्रोल है क्या, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट्स में कंट्रोल रहेगा क्या? सही बात। बड़ा मुश्किल है क्योंकि काफी पुशबैक आ रहा है सब तरफ से। तो ये अभी धीरे धीरे, हाँ जी, जितना रायता फैला चुके हैं पिछले 8 महीने में, वो हाँ हाँ, वो तो बड़ा मुश्किल हो रहा है उसको। और स्पेशली जो अपने फैमिली डीलिंग्स को सामने ले आया है मोर देन द नेशन, कि मेरे फैमिली का बिजनेस चल जाए। बिजनेस तो कभी उसका चला ही नहीं है,
जो भी ले लो चला ही नहीं है। थोड़ा बहुत जो उसका रियलिटी का शो चलता था, रियलिटी का शो, वही थोड़ा बहुत चला है, बाकी तो कख नहीं चला उसका। अब हीरा वो मंडी में खोला है ना सर माइनिंग वाला, क्रिप्टो माइनिंग वाला। अब वो हीरा मंडी ऐसी हीरा मंडी थोड़े है। अब वो क्रिप्टो माइनिंग तो इज इलीगल, ऑफिशियली इट इज इलीगल इन पाकिस्तान। जभी तो इनके साजिद भाई जिसको एडवाइजर बोला था, तो कहाँ स्टेटमेंट दे रहे थे? पाकिस्तान में थोड़ी दे रहे थे, वो तो लास वेगस में दे रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में दोबारा स्टेटमेंट आ गया जब ये बोला कि भाई हमने साइन किया है कि इट क्रिप्टो करेंसी इज इलीगल इन पाकिस्तान। तो अब जो कुछ भी बनाएंगे काउंसिल, वो तो देश के बाहर बनेगा, एंड दैट विल बी यूज्ड फॉर मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फंडिंग। तो अब तो फोकस पूरा आने लगा है ना, क्योंकि जैसे ही FATF का धक्का पड़ गया है पाकिस्तान को, तो अभी फोकस अभी ट्रंप और उसके फैमिली पे आ गया है। तो क्या ट्रंप फैमिली नोटिस पे आ जाएगी? इन्हें पहला प्रेसिडेंट होगा जो इन्हें ऑलरेडी चार्ज हो चुका है, जेल जाना है, प्लस उसका फैमिली भी नोटिस पे आ जाएगा और मनी लॉन्ड्रिंग। तो क्या क्या इज्जत रह जाएगी यूएस की, आप ये बता दो। 3 महीने बाद सर अगर FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया हीरा मंडी को, फिर क्या होगा सर? खत्म उसका तो मतलब सारे सपने नष्ट हो गए, क्योंकि ना तो वो अपना IMF का पैसा मिलेगा, ना वर्ल्ड बैंक का पैसा मिलेगा, और कोई क्रिप्टो करेंसी कर नहीं सकता, करेगा तो ट्रंप का खानदान नोटिस पे आ जाएगा। बिकॉज आज के तारीख में बाय द वे FATF इज वेरी क्लियर कि भाई जो नॉर्मल डिजिटल ट्रेसिंग करते हैं, आज के तारीख में बिटकॉइंस क्रिप्टो करेंसी को ट्रेस करना मुश्किल है। आपने कहा है, यूरोप ने कह दिया है चाइना इज माय बिगेस्ट थ्रेट, और ट्रंप के फैमिली ने क्या किया है, उनके बिटकॉइन को जोड़ा है, बिकॉज 2 चाइनीज हैं, जेल भी जा चुके हैं, अभी निकल के आए हैं। दूसरा वाला तो वहां पे ट्रॉन करके अपना बिटकॉइन चलाता था चाइना में, जहां से भाग के आया है जी, राइट। आपने उसके साथ लिंक किया है, ट्रॉन के साथ, कि मेरी बिटकॉइन ट्रॉन के साथ लिंक्ड है। ओ भाई साहब, वो तो ऑलरेडी अंडर सस्पिशन है फॉर इलीगल एक्टिविटीज, और अगर आपका खानदान उसके साथ जुड़ रहा है तो खुला है पेपर कि आप तो इलीगल के लिए आ रहे हो, पैसे के लिए आ रहे हो। और अगर हीरा मंडी के साथ जुड़े हो इस पे, तो हीरा मंडी को पैसे चाहिए टेरर एक्टिविटीज करने के लिए, तो मतलब आप जुड़ रहे हो उसके साथ। तो FATF जैसी ग्रे लिस्ट में डालता है हीरा मंडी को, तो थोड़ा बहुत मतलब ट्रंप का बेस हिलने लगेगा। जो मुंह फट बोलता है, ही माइट गो डाउन द शी जिनपिंग वे, कि तुम चुप रहो कोई और बोलेगा, बट वो शी जिनपिंग जैसा है नहीं, क्योंकि ऑटोक्रेटिक में होता है कि दबाव काफी आ जाता है। ये तो वैसे ही बड़बोला है, कभी कुछ बोल दे किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। सो यू फाइंड अ न्यू अलाइनमेंट विच इज एमर्जिंग। और जिस तरह से अभी बातचीत हो रही है सब तरफ से, तो आईमेक का इसीलिए मैं बोल रहा था, यू वांट स्टेबिलिटी हियर। तो आईमेक हो जाता है तो वेस्ट एशिया, एटलीस्ट साउथ ऑफ द पर्शियन गल्फ, आपको एक तरह का स्टेबिलिटी मिल जाता है, बिकॉज दे आर ऑल्सो लुकिंग एट वर्ल्ड बियॉन्ड फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के आगे हमको कुछ मिल जाए तो आईमेक से ये मिल जाता है। आप साइप्रस हिट करोगे, ग्रीस जाओगे, इटली जाओगे, वहां से जहां जाना है जाओ, एंड ग्रीस एंड साइप्रस आर द बिग थिंग फॉर यू। साइप्रस EU की प्रेसिडेंसी में जाने वाला है, वहां पर बॉर्डर पे जाके आप खड़े हो और आप कह रहे हो कि भाई गुंडागर्दी से UN के चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए, इलीगल ऑक्यूपेशन होना नहीं चाहिए। सो व्हाइल दैट इज ऑल्सो एंगल टुवर्ड्स पाकिस्तान, it is also an angle towards Turkey. अब इतना टर्की के खुले में पास, तो टर्की ने भी कश्मीर वाले मामले पे नहीं बोला जितना आपने बोल दिया। ऑब्वियसली क्यों नहीं बोलोगे आप यार, हम तो बोलेंगे खुल के। तुम डरते होगे यार, हमें किस चीज का डर? हिम्मत है तो मना करके बताओ। सबको पता है कि जबरदस्ती बैठा है नॉर्थ साइप्रस में, सबको पता है।
अब वो डर इसका है कि भाई आपके साथ ग्रीस और साइप्रस डिफेंस डील्स करना चाहते हैं, देन ऑल दोज मिसाइल्स आर नेक्स्ट डोर, बिल्कुल एंटी ड्रोन सामने। सिस्टम्स आर नेक्स्ट डोर। तो सारा हिल गया है आपका, आपकी इकोनॉमी वैसे ही टैंक करे जा रही है। अभी हुआ ये है आफ्टर दिस कि इतना हमने जितना मालदीव्स का कवर किया था, टर्की के टूरिज्म का कवर नहीं किया, हमारे टूरिस्ट जा ही नहीं रहे टर्की, अब वो रो रहे हैं। यूरोपियंस ने तो वैसे ही फुटप्रिंट कम कर दिया था, अब तो बहुत ही ज्यादा रो रहे हैं कि भाई द टूरिज्म हैज टेकन अ बिग हिट। इंडियंस काफी जाते थे वहां पे, अब कोई नहीं जा रहा, बहुत कम जा रहे हैं। तो उनके टूरिज्म वाले जो चलाते हैं वो भीख मांग रहे हैं कि भाई आ जाओ आ जाओ। करेगा क्या वो? अच्छा, अब मिडिल ईस्ट तो चाहेगा आपके साथ और जुड़ने के लिए, क्योंकि आपके अंडमान सी में तो इतना तेल निकल आया है कि ओपेक तकरीबन ओपेक से ज्यादा निकल आया है। ओपेक से ज्यादा निकल रहा है, एक्सपेक्ट लग रहा है। राइट, तो ओपेक से ज्यादा हो गया, आप ओपेक के बाहर हो, यू विल डिक्टेट द प्राइस भाई, यू विल डिक्टेट द प्राइस। आपको फिर कोई भी ओआईसी की जरूरत नहीं है, यू विल बी सेल्फ डिपेंडेंट। लोग कह रहे हैं फॉसिल फ्यूल खत्म हो जाएगा, खत्म नहीं होगा, क्योंकि ईवी जब लेके आते हो तो बिजली की खपत बहुत ज्यादा होती है। जो फास्ट चार्जिंग वगैरह बोलते हैं ईवी में, वो आपके बैटरी लाइफ को आधा कर देता है। जितना ज्यादा आप फास्ट चार्जिंग करते जाओ तो आपका बैटरी लाइफ आधा हो जाता है। और ईवी का कंसेप्शन गलत है ना सर फिर, कि प्रदूषण कम हो रहा है, क्योंकि बैटरी अरे बनाने नहीं में नहीं तो नहीं, काफी ज्यादा वहां से प्रदूषण आपका बैटरी निकलता है, और जो फिर आप रिसाइकिल के लिए जाते हो, देयर इट इज नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली एट ऑल, इट इज वर्स देन फॉसिल फ्यूल। बिल्कुल। अच्छा, अभी चलो चस्का लगा हुआ है लोगों को, तो ईवी का प्राइस तो पूरा बैटरी बैंक का ही है, जो नीचे पूरे पूरे पतरे में लगा के नीचे रखा हुआ है। पानी चढ़ जाएगा तो आप जा नहीं सकते उस इलाके में, क्योंकि पानी पड़ गया तो बैटरी गया, बैटरी गया तो गाड़ी गई। और नॉर्मल जो 8 घंटे की चार्जिंग होती है, 6 से 8 घंटे की चार्जिंग में एक ईवी 2 एसी का के इक्विवेलेंट है, बिजली लेता है। में अगर आप 2 एसी चला रहे हो, उसका इक्विवेलेंट लेता है एक आपका गाड़ी का चार्जिंग। इट्स नॉट सो सिंपल ग्रिड लगाना। आप कितना ऑल्टरनेट इससे ग्रिड लगा दोगे? आपको तो फॉसिल फ्यूल वगैरह आपको चाहिए, कोल वगैरह आपको चाहिए। तो भारत में भी आप देखो, चलो कोई सनसनीखेज हेडलाइन दे देता है 200% राइज इन ईवी सेल। अबे साले 100 से 300 हो गए तो बोल रहे हो 200%। कम है तो होता ही है, वो बढ़ गया तो आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा हो गया है। आपके ज्यादा सेल जो होता है भारत में वो हाइब्रिड का है, और अब यूरोप भी हाइब्रिड के तरफ मुड़ रहा है। बिल्कुल। टोयोटा ने एक बनाया है कि भाई पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके उससे हाइड्रोजन करके हम बना लेंगे। हाइड्रोजन वाला वो नितिन गडकरी जी जो चला रहे थे। नहीं, वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाला है, दैट इज नॉट गुड फॉर गाड़ीज, क्योंकि टक्कर होगा तो हाइड्रोजन को बड़े हाई प्रेशर में रखते हैं फ्यूल सेल में, टक्कर होगा तो वो एक्सप्लोड होता है, आग तो छोड़ो एक्सप्लोड हो जाएगा जी। ये अलग है। इंजन के दो पानी लेके आते हो, इंजन के दोनों साइड आप इलेक्ट्रोलिसिस करके, हल्का रहता है तो पंप से ऊपर हाई प्रेशर से खींच के जो अभी इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आ रहा है वो कंबशन चेंबर में भेज के आप जलाओगे। ये अभी एक इनका टेक्नोलॉजी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वो एक मॉडल सा दिखाया है, उसको होने में समय लगेगा। लेकिन पानी का मतलब, पानी की किल्लत तो सब तरफ है। वो तो है, वो तो है। और ज्यादा वाटर वेपर जाएगा तो और बारिश होगा। तो वो तो आपका तो फॉसिल फ्यूल रहेगा आपके पास, तो बाकी लोग डरेंगे कि यार एक बार 4-5 साल के बाद भारत अगर इसको टैप कर लिया तो उनको तो हमारी जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी बहुत सारे बैठे हुए उम्मत वाले टेंशन में रहेंगे, हर बात पे बोलते हैं ना तोड़ दो रिलेशन, तो वो चलेगा। अरे
सर एक ऐसे क्वेश्चन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आईमैक ले लो तो वो आपके साथ बने रहेंगे। और हाँ। इंडो पैसिफिक में मैं केवल मैरीटाइम नहीं देखता हूँ, मैं कॉन्टिनेंटल एरिया भी देखता हूँ। जो देश हैं जो इंडियन ओशन या बे ऑफ बंगाल के ऊपर आते हैं, लैंडलॉक्ड भी हों, जो डिपेंडेंट हैं, केवल वेस्ट एशिया नहीं, इसीलिए ईस्टर्न सीबोर्ड ऑफ अफ्रीका भी उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेशल्स, मॉरिशस, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन सबको आपको देख के चलना पड़ता है। तो इसीलिए अगर स्टेबिलिटी चाहिए आपको इस इलाके में तो आप इसके थ्रू, अपने आईमेक के थ्रू काफी स्टेबिलिटी ला सकते हो। यूएस के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप वेट करोगे कि अगला कौन आएगा, अगला कौन आएगा, वो उसका दृष्टिकोण क्या है हमें नहीं पता। सो इट्स अ शिफ्ट, विच मेजर शिफ्ट विच इज टेकिंग प्लेस, जहां पे जो हम कहते हैं वर्ल्ड आइलैंड, मतलब यूरेशिया एंड अफ्रीका, द वर्ल्ड आइलैंड विल generally come together at the expense of outlying island. Outlying island are the Americas. क्योंकि वहां पे अगर कुछ होता है आउटलाइंग आइलैंड में, वर्ल्ड आइलैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब कुछ है यहाँ पे, आपको जो चाहिए सब कुछ है यहाँ। सर एक मन में जब ये आप बात कर रहे थे, क्वेश्चन आया, ये हमास, हुती, हिजबुल्ला, ये पीएमएफ, ईरान ने इन संगठनों को पाला, पोसा, पुष्पित, पल्लवित किया, सींचा वेचा, सब किया। अब ऐसी स्थिति में ये तो काम नहीं आ रहे हैं, तो क्या ईरान रिजीम चेंज की तरफ बढ़ेगा? और अगर ये बढ़ा तो भारत के लिए कितना फायदेमंद है या कितना नुकसानदायक होगा सर? देखो, ईरान तो इतना जल्दी नहीं, क्योंकि हथियार उनके पास है। हाँ, हथियार जो है वो हार्डलाइनर्स के पास है। तो जब तक कोई एक उसके अंदर से बसिज को इंटरनली इस्तेमाल करते हैं, और एक और उनका है क्या, लोकल LCE ऐसी कुछ नाम है, जो इंटरनल पुलिस है। ओवरऑल स्ट्रक्चर में अर्तेश है जो नॉर्मल आर्मी है, IRGC है। तो नॉर्मल आर्मी के अंदर कुद्स होता है जो बाहर के लिए है, बसिज है अंदर के लिए, और पुलिसिंग होता है वो भी खमेनेई के नीचे है सेंट्रली, जो लोकल के लिए होता है। और ज्यादा हमने देखा है जब दबाव करना पड़ता है तो बसिज फोर्स निकल के आती है। कौन टूटेगा इसमें से? कौन टूटेगा इसमें से? इसको तोड़ना है आपने। जैसे अभी PLA टूटा हुआ है, उसको दोबारा संभलने में 10-12 साल तो लग ही जाएंगे आराम से, क्योंकि जिस तरह से सीनियर ऑफिसर्स को पर्ज किया है, उसमें क्या होता है, उसके पर्सनल सेक्रेटरीज, उसके चुने हुए जो स्टाफ ऑफिसर्स हैं, वो सारे पर्ज हो जाते हैं खानदान के साथ। लोगों को डर हो जाता है अंदर कि मैं कुछ करूं, बढ़ूं तो मैं पर्ज हो जाऊंगा। तो वो डर निकलने में समय लगता है, री एडजस्ट होके सेटल होने में समय लगता है। इनको कौन तोड़ेगा? क्या ये टूट रहे हैं? ना। अगर टूट नहीं रहे हैं तो आप कितना भी हेड को निकालते चले जाओ, फर्क नहीं पड़ने वाला। लोगों को हथियार आप दे सकते हो, कहां से दोगे? क्या वो तैयार हैं हथियार लेके लड़ने के लिए? ये सब चीजें देखना। हाँ, इस तरह से दबाव आएगा तो 4-5-6-7 साल बाद, 6 साल में, यानी अगले 1 दशक के अंदर रेजिम चेंज हो सकता। सेटिंग माहौल बन रहा है, लोग तंग हैं। यही अंतर है पाकिस्तान और ईरान में। ईरान के सारे लोग रेडिकलाइज्ड नहीं, पाकिस्तान के सारे लोग रेडिकलाइज्ड हैं। पाकिस्तान तो खैर हीरा मंडी के ये बाद जो लेके जाते हैं ना अमन की आशा मोमबत्ती वाले, उनके लिए बता रहा हूँ भाई साहब, ये आपका अब्दुल अलग नहीं है, वो भी इसी तरह से है, रेडिकलाइज्ड है। दूसरा, ईरान इज अ वेरी एंशिएंट सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविलाइजेशनल सोसाइटी है, बहुत एंशिएंट है। कई लोग उनके अंदर दोबारा से ज़ोरास्ट्रियनिज्म को अपना रहे, राइट। पाकिस्तान तो आर्टिफिशियल कनेक्ट है। 14 अगस्त 1947 के पहले तो कोई हिस्ट्री नहीं है उसकी, और आज से 10 साल बाद बोलेंगे एक था पाकिस्तान, उसकी हिस्ट्री बचेगी नहीं।
ठीक है। राजीव सर, अभी मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें एक बलोच नेता बोल रहा है कि क्या पाकिस्तानी पाकिस्तानी चिल्ला रहे हो? हम बलोच हैं, हमारा हाँ, अस्तित्व हिंगलाज से है, हम तो यहीं के रहे हैं, हम पाकिस्तानी कब से हो गए? तुमने कब्जा करके रखा है, तुम छोड़ो हमें। तो बोल रहा है तो बोलो भारत माता की जय, अगर इतना तुमको प्रॉब्लम है तो। बोला जब हिंगलाज माता है तो भारत माता है, वो तो वो कौन बना के गए थे? हमारे पूर्वज ही तो हिंगलाज माता बना के गए थे, उसमें क्या है तुम्हारा? तो ये कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो रहा है बलोचों के अंदर, ज्यादा लंबा सपना दूर नहीं है सर, लग रहा है वो भी। वही तो कह रहा हूँ ना, 8-10 साल के अंदर एक था पाकिस्तान हो जाएगा। अच्छी फिल्म लगेगी वो। ठीक है, तो अभी आपके पास टाइम है कि क्वाइटली आप आउटरीच उनके पब्लिक के साथ करने लगो, कि उनको अपने शाह ऑफ ईरान और उसके खानदान से भी उतना ही घिन है जितना हार्डलाइनर से घिन है, क्योंकि उसने भी अपने जो सीक्रेट सर्विस था सावाक से हुड़दंग मचा के रखा। तो उनको बोलो आप डेमोक्रेसी चाहिए तो हम आपको सिखा देंगे यार कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है, कैसे बनता है, क्या क्या दिक्कत होती। कॉन्स्टिट्यूशन आप बनाओ, आपकी मर्जी, पहले जो कभी रहा होगा तो उसको लेके आप बनाइए। आपको चाहिए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देख के आप देखो कि क्या क्या आपको अच्छा लगता है, डालिए। और उसके बाद किस तरह से डेमोक्रेसी चलता है, कैसे पॉलिटिकल पार्टीज आते हैं, इलेक्शन कमीशन और प्रोविंसेस या स्टेट्स के इलेक्शन कमीशन कैसे काम करते हैं, क्या होता है, स्टेट का कैसे होता है, सेंसस कैसे होता है, आप अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे बनाते हो, पार्लियामेंट की असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी किस तरह से बनाते हो, सेंसस के साथ कैसे करते हो, सारा कुछ सीख हम दे देंगे यार। वेयर इज द प्रॉब्लम? वो करोगे आप तो वो आपके साथ हर वक्त रहेंगे। सी, एक जमाना था जब आप में कोई ताकत थी, आप लिटरली बेगर थे, आपको एड मिल गया तो आप चल गए। उस वक्त का ये सोच होता था कि यार हम देख लेंगे, जो आ जाएगा उसके साथ फिर वी विल डील विद दैट। वो पुरानी। अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं आप और हम कि अगला जो वर्ल्ड ऑर्डर आएगा आपके इर्द गिर्द रहेगा, सब आपके साथ रहेंगे, आप राइज कर रहे हो, तो उस सोच के साथ आप नहीं चल सकते। आप भिखारी के सोच के साथ बिजनेस बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। आपने सोच बदलनी है कि मैं इस तरह से आउटरीच करूं। मैं कहता नहीं हूं खुल के कि हाँ सक्सेस होगा, सक्सेस हुआ तो आपके साथ देश पूरा है, सक्सेस नहीं हुआ तब भी देश में आपका इन्फ्लुएंस रहेगा, क्योंकि जिस लोग को आपने हाथ पकड़ के थमा के बोला था कि इस तरह से आप कर सकते हैं, वो आपके साथ होंगे, क्योंकि उनमें से कई ऑपोजिशन में होंगे। तो ये होता है इन्फ्लुएंस ऑपरेशन। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का मतलब नहीं कि हर बार आप जो चाहते हो वो करता रहे, नहीं। इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि उस देश में आपका कुछ इन्फ्लुएंस हो, लोगों में इन्फ्लुएंस हो, सोच में इन्फ्लुएंस हो, पॉलिटिकल पार्टीज में इन्फ्लुएंस हो, उनके एजुकेशन सिस्टम में इन्फ्लुएंस हो। जैसे अंग्रेज चले गए और ये इन्फ्लुएंस हमारे यहाँ छोड़ गए। हम कह रहे हैं उसी तरह से आउटरीच करके रखो। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। रोने से नहीं कि बाहर से प्रो वेस्ट वाला आ गया तो मैं क्या करूं, तो फिर तो रोते रहो यार, फिर आप कोई हब नहीं बन सकते। नहीं, रो तो मोदी नहीं रहे, वो कांग्रेसी रवीश कुमार, अभिसार शर्मा। अब कांग्रेस तो कर क्या सकता है, वो उनकी सोच तो भिखारी की सोच है कि दे दे कुछ पैसा मेरे को और जो तू बोलेगा मैं कर दूंगा। जूता पॉलिश करने बोल रहा है मैं कर दूंगा, यहाँ झाड़ू लगाने बोल रहा है मैं लगा दूंगा, पैसे दे दे। उनकी सोच वही है ना। अब भी पप्पू गया हुआ है जॉर्ज सोरोस से मिलने के लिए, सुनने में आया उसके बेटे की शादी में गया है, और बेटा एक मुसलमान लड़की से शादी किया है, 12 साल उससे बड़ी है। तो वो चलाएगी इनको, वो चलाएगी इनको, क्योंकि जॉर्ज सोरोस तो बुढ़ा हो गया है। तो इस्लामिस्ट ने चुन के रखा हुआ है कि हमारी वो है। अब इस्लाम में लड़की का क्या ओहदा होता है आप भी जानते हैं, तो वो लड़की के पीछे कौन है देखना पड़ेगा कि कौन है ये जो जॉर्ज सोरोस के एम्पायर को चलाएगा। अब पप्पू उन्हीं से मिलने गया होगा। सही बात, सही बात।
अब वही चलिए बोलेगा इतना कुछ पैसे दे दे, जो आपने बोला था चला नहीं, कुछ दे देगा तो मैं कुछ नया शुरू करूं। That's the way it is. एक फिल्म आई थी दर्शकों, फिल्म का नाम था आंखें, उसमें एक गीत था, दे दे अल्लाह के नाम पे दे दे, इंटरनेशनल फकीर आए। Yes. महबूब पुरानी उस कैरेक्टर आंखें, में था। ये पुरानी फिल्म आंखें है। जी, पुरानी आंखें धर्मेंद्र वाली, जो चाइना Yes. के साथ वो दिखाती है, और वो तो उसमें इंटरनेशनल फकीर इस्तांबुल आया। का सीन था, दे दे हाँ। इंटरनेशनल फकीर। तो हम आसपास अपने इंटरनेशनल फकीरों से घिरे हुए हैं और क्या इसी करें? बीच ये कहानी चल रही है। राजीव सर, आप शो में आए सर और इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे, उसके लिए सर बहुत-बहुत आभार सर। बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद सर। यू, थैंक प्रणाम। यू।